नमस्कार, मैं हर्षराज सिंह जब्बल जुगनू के कार्यक्रम रंगशाला के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो हमारे साथ हैं वो छत्तीसगढ़ और देश के जाने माने निर्माता, निर्देशक, लेखक और अभिनेता हैं जो पिछले 44 साल से थिएटर, टेलीविज़न और छत्तीसगढ़ सिनेमा से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने हबीब तनवीर जैसी हस्ती से थिएटर सीखा है और जिन्हें माइथोलॉजी और लिटरेचर पढ़ना बहुत पसंद है, जो किसी भी स्क्रिप्ट को अपने अंदाज में लिखकर अपना बना लेते हैं। आज हम बात करने वाले हैं श्री योग मिश्रा सर से। नमस्ते सर, शो में आने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुझे आपने यहाँ इंटरव्यू के लिए बुलाया। सर, हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे शो में आके हमारे साथ इंटरव्यू कर रहे हैं। तो सर, एक युवा कलाकार के रूप में मेरा आपसे एक सवाल था कि आपका बचपन कैसा बीता था जब आप छोटे थे? तो मेरा बचपन, मैं बहुत जो है जिस परिवार में मैंने जन्म लिया जी, वहाँ पर थोड़ा स्ट्रिक्ट थे मेरे परिवार के। वो जो है ड्रामा या थिएटर को बहुत ज़्यादा लाइक नहीं करते थे जी। और एक बार की घटना है कि यहाँ पर रायपुर में एक जो है वर्कशॉप लगा हुआ था। अच्छा। जिसमें एनएसडी के जो बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे थे और उसमें कई सारे छात्र ऐसे थे जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के थे। और रायपुर से हमारे रचना के जो डायरेक्टर थे अशोक मिश्र, अच्छा, हाँ, वो जो है एनएसडी ज्वाइन किया था उन्होंने जी। तो जब छुट्टी में आ रहे थे, फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में रहे और जो है उनके साथ उनके एनएसडी के कुछ दोस्त यहाँ वर्कशॉप लेने आए थे। यहाँ बीटीआई कॉलेज में जो है वो शिविर लगा था, उसमें आए थे वीरेंद्र सक्सेना, कार्तिक अवस्थी, केशवानंद स्वामी, अशोक मिश्र और कार्तिक अवस्थी। जी जी, रिपीट कर रहा हूँ। तो ये लोग यहाँ आए और यहाँ वर्कशॉप शुरू हुई और मेरे पिताजी जो है 3 दिन रायपुर में रहते थे और 3 दिन बिलासपुर। अच्छा। तो जब 3 दिन वो बाहर रहते थे तो मैं खुल के थिएटर करता था और 3 दिन जब वो यहाँ रहते थे, 3 या 4 दिन, तो वो उस दौरान जो है मुझे रिहर्सल में जाने में माँ के सहारे से मैं जाता था। माँ झूठ बोलती थी कि उसको मैंने यहाँ भेजा है, इधर भेजा, और मैं थिएटर कर लिया करता था। वाह। वह ऐसा कि एक दिन हमारे रिश्तेदार आए हुए थे, मेरे जीजा जी आए हुए थे। जी जी। तो हम लोग काला पत्थर फिल्म लगी थी, वो देखने चले गए दोपहर में। हाँ। तो वहाँ से जब मैं आया तो मेरे पिताजी ने बोला कि जो है पढ़ने बैठो, अब कहीं खेलने वलने नहीं जाना है। मैं पढ़ने बैठने के लिए थोड़ी देर बैठा और उसके बाद माँ से बोला कि आज वहाँ रोल मिलने वाला है और आज मैं नहीं जाऊँगा रिहर्सल में तो मुझे रोल नहीं मिलेगा। जी। तो माँ ने मुझसे बोला कि अभी तेरे पिता जो है वो जिया जी के साथ बात कर रहे हैं, तो ऐसा करना 8-9 बजे तक वापस आ जाना, तब तक उनकी बातचीत ख़त्म हो जाएगी। तो मैं चला गया रिहर्सल में और वहाँ जाके सब भूल गया। तो मैं लौटा 11 साढ़े 11 बजे। तो मेरे पिताजी ने मेरा सामान फेंक दिया था घर से बाहर और बोला था कि जो लड़का पिता की बात नहीं मानता उसको घर में रहने का कोई अधिकार नहीं। मेरे चाचा और मेरी माँ बाहर बैठी हुई थी। उन्होंने बोला बेटा बाप का गुस्सा जब ठंडा हो जाएगा तब आ जाए। मैं भी बड़ा गुस्सेबाज था, मैंने भी सामान उठाया और घर छोड़ दिया। कुछ दिन रिहर्सल में जाते रहा, फिर खाने वाने के पैसे ख़त्म हो गए। फिर उसके बाद मैं अपने बुआ के यहाँ चला गया। अच्छा। फिर वहाँ राजनाथ गाँव में कुछ नाचा वाचा में काम किया, कुछ जी जी जी, जो है अपने भाई के साथ कुछ बिजनेस किया। तो ऐसा करके जो है फिर मैं पिताजी ने फिर थोड़ा उनकी नाराज़गी शांत हुई तो मैं घर आ गया, फिर मेरी पढ़ाई शुरू हुई। ये ऐसा जो है एक छोटी सी यात्रा थी मेरी। अच्छा। सर, हमें मालूम चला है ये कि आपने अपना सबसे पहला जो थिएट्रिकल प्ले किया था वो 10वीं कक्षा पे किया था, एक था गधा उर्फ तवल्लुस। नहीं, 10th में मैंने किया था चुनाव का टट्टू। ओके। वो ऐसा हुआ था कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल में जो है वार्षिक उत्सव में प्ले होते थे। पहले गैदरिंग होती थी
पहले इतना जो है मनोरंजन के साधन नहीं थे, जी तो स्कूल कॉलेज में जो गैदरिंग होती थी उसमें भी बहुत भीड़ लगती थी, बिल्कुल। देखने वाले बहुत आते थे और जो है उसकी तैयारी भी बड़ी ज़ोर शोर से होती थी। स्कूल कॉलेजों में जब वार्षिक उत्सव जब मनाया जाता था तो उसकी तैयारी जो है के लिए 2 महीना जो है स्कूल में मिलता था, उसमें लास्ट के पीरियड जो है वो तैयारी के होते थे और जो है बहुत ताम झाम से सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था जी। तो उसमें कई सारे क्लास में जो है ड्रामे सबके प्रिपेयर माने तैयारी चलती थी। तो हमारे यहाँ से जो है जो ड्रामे की तैयारी हो रही थी उसमें वो था कुछ सलीम अनारकली ऐसा कुछ था और जो है उसमें मुझे भी पढ़ाया गया और मैंने पढ़ा, अच्छा पढ़ा था, मुझे लगा था मुझे रोल मिलेगा जी। और जो है लास्ट में जो मास साहब जो थे उन्होंने सलीम का रोल अपने बेटे को दे दिया, जबकि सब लोगों ने बोला मैंने बहुत अच्छा पढ़ा था। मुझे जो है बड़ा बुरा लगा जी। मैंने जो है फिर नाटक की किताब ढूंढी, मैंने अपने भाई से बोला, उस साहित्यकार है, मैंने बोला मुझे एक प्ले करना है स्कूल में, तो उसने मुझे एक विजय आनंद की एक नाटक की किताब दी, उसमें चुनाव का टट्टू एक प्ले था। उस चुनाव के टट्टू को हमने स्कूल में तैयार किया, जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ था वो सब लोगों ने मिलके उसको तैयार किया और जो है वो प्ले स्कूल में हुआ और हमारा नाटक सेकेंड आया जी। और फर्स्ट आया चुनाव का अपना जापानी अदालत और सलीम अनारकली थर्ड आया। तो ये जो है वहाँ से फिर मुझे जो है थिएटर के प्रति जो है लग सी हो गई। ऐसा लगा कि रंगमंच आप करेंगे तो आप लोगों के कहीं ना कहीं फोकस में होते हैं, आप एक विशिष्टता बोध होती है कि आप लोगों से कुछ अलग हटके कर रहे हैं। बिल्कुल। उसके बाद जो है मुझे नाटक से एक अजीब सा लगाव हो गया। उसी दौरान जो है मेरे भाई जो थे वो रचना में काम करते थे जी। वो स्ट्रीट प्ले वगैरह, आनंद हर्षुल, तो मैं देखता था कि उनका एक ग्रुप है, तो मैंने भी बोला कि मुझे भी जाना है, ज्वाइन करना है। मैं उसमें 10th में पढ़ रहा था, उन्होंने बोला कि तुम्हारी उम्र नहीं हुई, हम तुम्हें कहाँ कास्ट करें, कोई बच्चे का रोल होगा, कुछ होगा, तुम्हारी जितनी उम्र थी मेरी। तो बोले तब ले जाएंगे। तो उसी दौरान ये हुआ कि अशोक मिश्र जो है, एक था गदा और फलादात खां की रिहर्सल कर रहे थे, चौबे कॉलोनी में रिहर्सल होती थी। हाँ, सहकारी भवन है वहाँ पर, वहाँ रिहर्सल होती थी। और समझ लो चौबे कॉलोनी जो है उस समय रायपुर शहर का आखिरी कॉलोनी थी, उसके बाद यूनिवर्सिटी पूरा एकदम सुन सपाट होता था। तो वहाँ हम रिहर्सल करने जाते थे जी। वहाँ मुझे एक रोल मिला था एक नागरिक का, तो उसमें 4-5 नागरिक कलाकार थे, तो उसमें से एक मैं था। उसमें उम्र की कोई बात नहीं थी, नागरिक तो कोई भी हो सकता है। बिल्कुल। तो इस हिसाब से जो है मुझे पहला नाटक अगर मैं कहूँ मंच वाला जो रंग मंदिर में हुआ था, वो जो है एक था गदा और फलादात खां है, उसका भी एक किस्सा है जी। उसका किस्सा ये है कि जब शो था उसके कुछ दिन पहले तैयारी चली कि जो है इसके ब्रोशर बनाना है, मैंने अपना नाम लिखाया कि मेरा नाम ये है, तो वो जो ब्रोशर का जो कागज़ बना था वो आनंद चौबे जी से गुम गया। ओके। हुआ ये कि जब अशोक मिश्र वहाँ बैठे हुए थे और वो सबका नाम लिखा रहे थे, तो लोगों को मेरा नाम नहीं पता था कि मेरा नाम क्या है। तो मेरा घर का नाम ही लोग बोलते थे, मेरा घर का नाम वियोग था। वियोग मेरा नाम इसलिए रखा गया था कि मैं जब पैदा हुआ था तो मेरे माता पिता में थोड़ा सा झगड़ा हो गया था, वो अलग हो गए थे, तो इस हिसाब से जो है मेरा नाम वियोग रखा गया। तो सब लोग मुझे वियोग वियोग कहते थे। वाह। तो अशोक मिश्र ने बोले यार वियोग नाम ठीक नहीं लगा, योग नाम डालो। तो मेरा नाम योग चला गया, उस कैरेक्टर के सामने योग मिश्रा लिखा हुआ था। जब ब्रोशर आया तो मैं फैल गया, मैंने बोला ब्रोशर में मेरा नाम ही नहीं है, मैं तो ड्रामा करूँगा ही नहीं।
मेरा नाम ही नहीं। अब वो सब लोग परेशान हो गए। अशोक भैया आए मेरे पास, बोले यार कैसा करें यार, गलती से हो गया, मैंने लिखा दिया, वियोग नाम ठीक नहीं लग रहा तो मैंने योग कर दिया। मैंने बोला मेरा नाम वियोग नहीं, मेरा नाम प्रेम देवल है। मेरा सर्टिफिकेट नेम प्रेम देवल है, और आपने माने इसमें योग कर दिया, इस नाम से तो मुझे कोई नहीं जानता है, और मैं इतना मेहनत किया हूँ और शो होगा, सबके नाम सही है, मेरे नाम गलत है। तो सब लोग टेंशन में आ गए, सबका चेहरा उतर गया, और लगे लोग इतने सारे दोसर थे, सब में नाम ठीक करने, काट काट के सब में प्रेम देवल मिश्रा लिख रहे थे। मैंने थोड़ी देर देखा, बोला ठीक है रहने दो, मत करो, जो भी है जाने दो। अब वो ड्रामा मेरा हुआ, मैंने उसमें बहुत अच्छा काम भी किया था। वहाँ से मेरा नाम योग मिश्रा चल पड़ा। जिस नाम को मैं जानता भी नहीं था, वो नाम मेरे साथ जुड़ गया। उस समय पेपर में भी योग मिश्रा छप गया, फिर सब लोग योग योग बोलने लगे मुझे, तो मैंने फिर जो है मना नहीं किया। वो समय था, उस समय के बाद मैंने किसी को भी मुझसे जिस नाम से भी किसी ने पुकारा, मैंने पलट के उसको नहीं बोला मेरा नाम ये है। कोई मुझे लंबू बोलता है, कोई ब्यू बोलता है, कोई कृष्णा बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई लंबू बोलता है। तो जिसको जिस नाम से प्रेम से पुकार लेता है, मुझे लगता है हाँ यार ये भी एक नाम है। फिर एक कलाकार के तो 1000 नाम हो सकते हैं, जितने कैरेक्टर हैं सब उसी के नाम हैं जी। तो फिर इस हिसाब से मेरे बहुत सारे नाम हैं। मेरे जो है ननिहाल में अलग नाम है, दोस्त यारों में कुछ अलग नाम है। बिल्कुल। तो नाम पे मत जाइए, काम पे जाइए, काम अच्छा करते रहिए। ये बहुत अच्छी बात बोली सर आपने, नाम पे नहीं काम पे जाइए। तो सर हम सब जानते हैं कि आपने अपने थिएटर का जो बेसिक्स है और जो इतना अच्छा आप इतना अच्छा डायरेक्शन कर लेते हैं, एक्टिंग कर लेते हैं, वो आपने श्री हबीब तनवीर सर से सीखा है, उनसे आपने ट्रेनिंग ली थी, उनके साथ काम किया था। तो उनसे आप सबसे पहले कैसे जुड़े थे, उनसे आपकी मुलाकात कैसे हुई थी? हबीब साहब से मैं सबसे पहले मिला था, रचना में हम काम कर रहे थे। रचना में उस समय भारत दुर्दशा करके एक ड्रामा चल रहा था गवर्नमेंट स्कूल में। बिल्कुल। उसकी रिहर्सल करके हम लोग जब निकल रहे थे जी। तो मैं अशोक मिश्रा थे, तो आनंद चौबे सर उसी समय आए, है ना। आनंद चौबे जो है हमारे रचना के जो है कर्ता धर्ता थे जी, और प्रेसिडेंट थे वही। बिल्कुल। तो उनके साथ हम लोग यहीं पर बैरन बाजार स्कूल है, हाँ हाँ, वहाँ पर बैरन बाजार स्कूल में हबीब साहब की मंडली रुकी हुई थी। वहाँ शाजापुर की शांतिबाई ड्रामा तैयार हो रहा था, और बारिश हल्की हल्की बारिश हो रही थी, और मैं जो है मेरे 11th में पढ़ता था उस समय, और बड़े शौक़ से मैंने जो है वो अपन पढ़ते हैं ना वेताल ताल, तो उसमें वाकर साहब की फ़ोटो देखना, वो रेनकोट पहने हुए, हाँ, हाँ। मैंने वैसी रेनकोट लिया था, वैसी हेड था जो है, और हल्की बारिश हो रही थी, पहन के मैं खड़ा हुआ था, और हबीब साहब की रिहर्सल चल रही थी। हम लोग तीनों लोग खड़े हुए थे। हबीब साहब पाइप जलाते जलाते जो है एक बार इधर देखे, फिर देखे, फिर इधर देखे, वो 2-3 बार मेरे तरफ देखे, फिर वो अपना धीरे से मेरे पास आए, मेरा सिर से ऐसा हेड निकाला, और वहाँ फीता बाई जो है शांतिबाई का रोल कर रही थी, उसमें डबल रोल करती थी वो, एक में वो स्त्री और एक में पुरुष। हाँ। तो उस समय वो सूट पहनी हुई थी, और वो शांता राम का जो है वो किरदार निभा रही जी, थी। जी। उन्होंने जो है उसके सिर पे हेड रख दिया। अब हम लोग खड़े हैं, ये लोग बोले चले, मैं बोलूँ कि सर मेरा हेड, भैया मेरा हेड। अशोक भैया ने बोला चल यार, हबीब साहब ने तेरा हेड लिया, इतने बड़ी अभिनेत्री के सिर पे हेड लगा हुआ है, तो हेड कर रहा है, तो बिना हेड के कैसा होगा? तो ना बोला चल चल मैं दूसरा दिलवा दूंगा तेरे को, मत मान। मैं चलाया, मेरा नज़र तो हेड की तरफ लगा हुआ था, बिना हेड के तो मैं गीला हो रहा था। हाँ। मैं चलाया, 2-3 बार मैं गया कि हेड मेरे को मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिला। एक दिन हबीब साहब ने मुझे कहा कि तुम हेड के लिए आते हो? मैं बोला नहीं सर, मैं हेड के लिए नहीं आता। बोले यार अगर हेड के लिए आते हो तो वो तुमको हेड नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मैंने इसको बहुत बाज़ार में खोजा, ये वाला मुझे मिला नहीं, और यही मुझे चाहिए। अब वो हमारी प्रॉपर्टी का हिस्सा है, तुम बोलो तो मैं पैसा दे दूँ या दूसरा हेड? बोला नहीं सर पैसा नहीं, मैं तो यूँ ही रिहर्सल देखना है।
उसके बाद फिर मैं रिहर्सल देखने नहीं गया। अच्छा। मुझे मालूम पड़ गया था कि नहीं मिलेगा। फिर मैंने जब रंग मंदिर में उनका प्ले देखा तो मैंने देखा कि ये तो कमाल का है। मैंने ऐसा प्ले मैंने इसके पहले देखा ही नहीं था। उस समय शाहजहाँपुर की शांतिबाई जब वहाँ पर हुआ था, गाने इतने बेहतरीन गाने, उस गानों का किस तरीके से उन्होंने जो है अपने नाटक का हिस्सा बनाया था। वो गाना जो है वो नाटक की कहानी आगे बढ़ाता था। एक से एक गाने थे, लाए हों ठंडा पानी के प्यारा कुकुर साला, गली गली घूमत हूँ कुकुर जैसे चिकत हूँ, पानी ले बे कुकुर साला, ऐसा टाइप का गाना था वो। मैं बोला ये बड़ा अजीब है, बहुत बढ़िया है ना। फिर एक गाना और था, देखो मैं उस समय देखा था शाहजहाँपुर की शांतिबाई, मैं हबीब साहब के यहाँ गया तब नहीं हुआ था उसका, वहाँ पर नहीं, मैं देखा था उसकी मेरी याददाश्त बता रहा हूँ। एक गाना और था, नाथू राम के साथ थे हाथी भाई सबकी थी जंगली काया, नाथू ने अपने सब जंगली भाई मुन्ना हाथी के पीछे लगाया रे मुन्ना हाथी हुक्म चलाए। वाह सर। सांझ की बेला से पहले काम अपना निपटाओ, बिकट सजा वो पाएगा भाई रे, बिकट सजा वो पाएगा जिसम काम से जो सुसुताया रे मुन्ना हाथी हुक्म चलाए। अब ये जो सिचुएशन था, तो गाना इसलिए याद रह गया कि सिचुएशनल गाना था, पूछा हुआ नहीं था। उसमें था कि एक बंदा है जो हाथ में सोटा लिया हुआ, समझे, और लोगों से काम ले रहा है और ये गाना चल रहा है और उसमें सोटा भी मारता है और गाने के बीच में पूरा वो गाना। मैंने देखा कि हबीब साहब का जो थिएटर में जो भी बात, उस समय तो नहीं समझ में आया, बाद में समझ में आया जब मेरी उम्र हुई, तो मैंने देखा कि हबीब साहब के गाने जो है उनके नाटक की कहानी को आगे बढ़ाने के लिए रहते थे। इसलिए नहीं रहते थे कि गाना डाल देने से नाटक में ग्रैंडर आ जाएगा, नाटक अच्छा हो जाएगा, इसलिए नहीं होता था। कहानी को आगे बढ़ाने के लिए ही वो चीज़ों को डालते थे। इसलिए नहीं डालते थे कि जो है चीज़ें जो है नाटक अच्छा लगेगा। एक गुलदस्ते की तरह वो चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते थे, ये या एक अलंकार की तरह से वो किसी भी फोक फॉर्म का इस्तेमाल अपने नाटक में नहीं करते। बिल्कुल। सर मेरा एक सवाल आपसे ये है कि जब आपने सोचा कि थिएटर ही आप करना चाहते हैं अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए, मतलब जॉब के अलावा आप थिएटर को अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, तो उस समय आपके परिवार वालों का उस पर क्या कहना था? देखो, थिएटर को प्रोफेशन बनाने की जो बात बोलता है, मैं थिएटर को प्रोफेशन बनाऊंगा तो शायद 1-2% होंगे, और वो भी जो बोलते होंगे दिल से कितना बोलते होंगे मैं नहीं कहता, लेकिन पहला आदमी का परिचय होता है सिनेमा से। जब आदमी पैदा होता है तो वो थिएटर ना देखे लेकिन सिनेमा कहीं ना कहीं देखा रहता है, उससे वो प्रभावित होता है। वो ये बोले कि मैं नाटक से प्रभावित होकर आया हूँ, वो परसेंटेज 0.1% होगा, लेकिन ज़्यादातर लोग सिनेमा से प्रभावित होते हैं और बहुत से लोग जो है रामलीला और महाभारत से प्रभावित होते हैं। क्योंकि पहली बार आप जो देखते हैं वही आपके जीवन में प्रभाव उसी का पड़ता है। बहुत सी कलाएं जितनी भी हमारे यहाँ आगे बढ़ी हैं, चाहे वो गायक हो, एक्टर हो, बहुत से लोग जो है मंदिर में जो रामलीला होती है, भजन होता है, कीर्तन होता है, वहाँ से कलाकारों का जन्म होता है। हमारे यहाँ जो हमारे यहाँ सांस्कृतिक गतिविधियाँ हैं वो पहले मंदिरों में हुआ करती थी, और जो है ऑडिटोरियम का कोई कंसेप्ट था नहीं। मंदिर में बड़े बड़े प्रांगण होते थे, उस प्रांगण में ये सारी चीज़ें गतिविधियाँ हुआ करती थी। वहाँ से सारी चीज़ शुरू हुई। मैंने भी जो है सबसे पहले देखा हमारे पेंशनवाड़ा में ठंड के समय, ठंड का जो समय होता है दिसंबर के समय, और जिस समय ये दशहरा वशहरा का जो होता है ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दिवाली का नवंबर के आसपास, उस समय वहाँ पर रामलीला हुआ करती थी। अच्छा। तो वो भी मुझे बहुत प्रभावित किया, रामलीला भी के नाटक की तरफ आने के लिए। हुआ ये कि जो हमारे यहाँ जो राम लक्ष्मण थे जी, वो दोनों भाई थे, और उनका जो पिता था वो जो है वो कॉमेडियन था, माने रामलीला में कॉमेडी का पार्ट करता था। और राम लक्ष्मण दोनों भाई थे,
और उनकी इज्जत इतनी होती थी मोहल्ले में, वो ऐसा निकलते थे तो लोग पैर पड़ते सब लोग। बाद में क्या है, वो दौर था जिस समय रामलीला जो है एक तरह से ख़त्म होने का दौर था। हाँ। तो हमारे यहाँ से जब रामलीला ख़त्म हुआ तो वो लोग वहीं रुक गए, क्योंकि हमारे यहाँ जो है उनका इज्जत बहुत होता है जी। तो लास्ट में बेचारे लोग वहाँ पर रहने लगे और वो दोनों भाई ठेला चलाते थे और बर्फ़ का गोला बेचते थे। हाँ। है ना, मैंने उनको भी देखा, लेकिन उनकी इज्जत बहुत होती थी। उनके पिताजी का बचपन का गाना मुझे अभी भी याद है, मैंने उसको अपनी फिल्म माटी के लाल में डाला था। हाँ। इस्तेमाल किया था। वो गाना आता था, ददा दौड़ो बिलैया दार खाई गई, दालों भी खाए गई, भातों भी खाए गई, दालों भी खाए गई, भातों भी खाए गई, रोटियन में दाग लगाई गई, ददा दौड़ो बिलैया दार खाई गई। ये मैं बचपन में सुना था। ये माने राम लक्ष्मण के पिताजी गाते थे गाना, और इतने बेहतरीन कॉमेडी कलाकार थे वो। और एक पुराना सा कोट पहन लेते थे और बीच में आते थे। उनका डांस का भी जो तरीका था ना, पैर को ऐसे ऐसे करके वो नाचते थे और फिर रुकते थे, फिर गाना गाते थे। मुझे अभी भी ध्यान है। सर मेरा एक सवाल आपसे ये रहेगा कि जैसे अभी आपने बताया कि आपने माटी के लाल मूवी डायरेक्ट की थी और आप डायरेक्शन करना आपको पसंद है, आप एक डायरेक्टर हैं अभी। लेकिन सर उससे भी पहले जब आप मुंबई गए थे एक एक्टर बनने के लिए, वहाँ पे आप श्री अशोक मिश्रा सर के साथ रहते थे, उन्हीं के साथ आप काम करते थे बाजू बाजू में, तो वहाँ का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था? कहाँ का? मुंबई का, जब आप मुंबई ट्राई करने गए थे। हाँ, मुंबई का ही मैं बताऊँगा, लेकिन जो है मैं उसके पहले एक बात कहना चाहता हूँ। आप डायरेक्टर की जो बात करें जी, मैं पहला ड्रामा ही डायरेक्ट किया था। अच्छा। स्कूल में चुनाव के टाइम। हाँ। लेकिन मैं डायरेक्टर कभी बनना नहीं चाहता था। मैं एक्टर ही रहना पसंद करता हूँ। हाँ। लेकिन एक्टिंग का मौका मुझे बहुत कम मिला, या मैं बहुत अच्छा एक्टर नहीं हूँ, या मुझे माने कि जो है एक्टिंग करने ज़्यादा नहीं मिला, या ठीक रोल नहीं मिले जो मुझे लगे कि मेरे को ये जो रोल मिला है जिसमें मैं जी प्राण देके उसको अच्छे से करूँ, ऐसा मौका मुझे नहीं मिला, मुझे ही लगता है। अच्छा। और जो है मैं यहाँ से हबीब साहब के यहाँ भी गया। मैं यहाँ शहर में जब काम करता था तो मैं मेन रोल ही करता था, लेकिन हबीब साहब के यहाँ जब मुझे मेन रोल नहीं मिला तो मैं बहुत डिप्रेस हुआ। इसको हबीब साहब ने परख लिया। हबीब साहब ने मुझे एक दिन की छुट्टी दी। कोई जान गिलगुड एक फॉरेन के, जर्मन के या कहीं के एक्टर हैं, मुझे ठीक से याद नहीं। उनकी एक फिल्म लगी हुई थी, अलंकार थिएटर है कोई थिएटर जो दिल्ली में है, जहाँ इंग्लिश फिल्म लगती हैं। जी जी। इसमें आग लग गई थी। हाँ हाँ। उपहार से। तो उसमें उन्होंने फिल्म देखने मुझे भेजा, बोले कि आप ये फिल्म देख के आओ, नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। उसमें हॉलीवुड के सारे बड़े नामचीन कलाकारों ने छोटे छोटे रोल किए, और उन्होंने मुझे बोला कि दाढ़ी वाले हैं, उनका नाम है गिलगुड ऐसा कुछ। तो बोले वो पकी हुई दाढ़ी है उनकी, उनकी एक्टिंग ध्यान से देखना कि उनके माथे पे उनके एक्टिंग का भाव आता है। मैं देखा, देख के आया। हबीब साहब ने फिर मुझे बताया, बोले मैं तुम्हें इसलिए फिल्म देखने भेजा था कि उस जान गिलगुड के जो एक्टिंग जिस तरीके से करते हैं और उनके माथे में जिस तरीके से बल पड़ते हैं और भाव आते हैं, वैसा तुम्हारे भी आते हैं। मुझे समझ में नहीं आया कि वो क्या बोल रहे हैं और माथे से क्या एक्टिंग है। लेकिन जब मैंने वीडियो में काम किया और मैंने अपने माथे को ध्यान से देखा, तो मेरे को लगा कि मैं कुछ बोलने के पहले मेरे माथे में कुछ ना कुछ नाचता है, एक्सप्रेशन आता है। तो वो देखो कितना, मैं ये बताने का कारण ये है कि हबीब साहब हर एक कलाकार को बड़े बारीक और पारखी नज़र से देखते थे, जबकि मैं उनके प्ले में कोई बहुत महत्वपूर्ण रोल नहीं करता था। लेकिन मैं महत्वपूर्ण व्यक्ति इस विषय में था कि मैं बैक स्टेज में बहुत महत्वपूर्ण आदमी था। हाँ। बैक स्टेज में जो है मेरे बिना जो है हिरमा का सेट खड़ा नहीं होता था। मैं एक दिन पहले जो है शो के एक दिन पहले उस जगह पहुंचता था, सब लगा था। उसमें छोटे मोटे रोल मिलते थे, क्योंकि मेरी छत्तीसगढ़ी भी अच्छी नहीं थी। हाँ। मेरी हिंदी ठीक थी, छत्तीसगढ़ी हमारे घर में नहीं बोला जाता था, तो छत्तीसगढ़ी मेरी ठीक नहीं थी। और छत्तीसगढ़ी में जो बोलता था वो हिंदी मिक्स थी। हबीब साहब भी मुझे ठीक कराते थे,
ये ऐसा होगा ऐसा होगा, बड़ी मशक्क़त, वो भाषा जिसकी जो भाषा है उसी भाषा में काम देते थे। जहाँ हिंदी की ज़रूरत होती थी वहाँ हमको काम करने मिलता था, लेकिन हिंदी वाले काम बहुत छोटे छोटे होते थे। और ये लगता था कि यहाँ जो है जो लोग हमारे से छोटा रोल करते थे वो वहाँ पर बड़े रोल कर रहे थे, छत्तीसगढ़िया थे वो। तो थोड़ा सा बट नेचुरली आदमी को लगता है कि यार मेरे को काम नहीं दे रहा, इतना बड़ा आदमी अगर मेरे को काम नहीं दे रहा, मैं किसी काम का नहीं हूँ। खुद ही पर डिसअपॉइंटमेंट, हाँ, सोच के। लेकिन हबीब साहब ने मुझे दूसरे जगह इस्तेमाल किया। फिर मुझे एक बहुत अच्छा मौका हबीब साहब ने दिया कि एक फोर्ड फाउंडेशन का एक कोई प्रोजेक्ट आया था उनके पास कि नए कलाकारों को डायरेक्शन सिखाने का। अच्छा। तो उसमें 3 प्ले हबीब साहब, 3 माने कहानियाँ उन्होंने निकाल के लाई और दीपक को, शाहनवाज को और मुझे डायरेक्ट करने दिया जी। और जो है तीनों के पास अलग अलग कहानी थी। एक लव स्टोरी थी, एक फैमिली ड्रामा था, एक मेरा जो है थोड़ा सा ट्रेजिक था। तो मेरा, क्योंकि मैंने अपने कहानी पे ज़्यादा काम किया तो मेरे को उसकी कहानी याद है। वो कहानी ये थी कि एक पिता है जी, वो के कब्रिस्तान का चौकीदार है और उसके बच्चे की डेथ हो गई और वो जो है अपने बच्चे को दफना के जब घर आता है जी, तो उसकी बीवी जो है उसको अपने बच्चे का कातिल समझने लगती है और दोनों के बीच में उसको लेके तनाव है। ये एक छोटी सी कहानी थी, इसको डायरेक्ट करना था और इसका श्री राम सेंटर में इसका शो होना था। अच्छा। तो जब हम काम करते थे तो हबीब साहब क्वेश्चन लगाते थे, क्वेश्चन पूछते थे कि वो जो अपने बच्चे को कब्रिस्तान से दफना के आया है और बारिश हो रही है और दफना के आया है तो बट नेचुरल उसके पैर में मिट्टी लगी होगी, हाथ में भी मिट्टी लगी होगी, भीगा भी होगा। वो भूत उतारेगा तो कैसा उतारेगा, कैसे आएगा अंदर घर में, आएगा तो क्या करेगा, वो सब इस तरीके से क्वेश्चन हम लोगों को, जो हम लोग करते थे डायरेक्शन, उसमें हमसे ये क्वेश्चन करते थे और उनके क्वेश्चन से हमारा ड्रामा सुधरता जाता था। और जब इस श्री राम सेंटर में तीनों ड्रामे हुए थे लोगों ने बहुत पसंद किया था, लेकिन उसमें हमारा योगदान कितना होगा ये और हमारी कितनी बुद्धि लगी होगी ये तो समझने की बात है, क्योंकि हबीब साहब के जो क्वेश्चन होते थे उससे वो ड्रामा पुख्ता होता गया था, इशारों में ड्रामा बना था। तो वो भी मुझे डायरेक्शन का मौका मिला, सोचने का तरीका सीख हाँ। जाता है इंसान। और दूसरी बात यह है कि मैंने वहाँ बैठ के हबीब साहब के क्वेश्चन में हमेशा क्यों लगाया, जिससे मैं सीखा कि हबीब साहब ऐसा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये इसको यहाँ रखे हैं तो क्यों रखे होंगे, इसका क्या मतलब होगा। मैं अब, क्योंकि हबीब साहब कोई वहाँ पर स्कूल को चला नहीं रहे थे कि वो एक एक चीज़ बताएं कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ऐसा क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं, वो कर रहे हैं, आप बैठ के सीखिए, देखिए कि वैसा क्यों हो रहा है। इन्होंने जो है पीछे लगाया, आज ये लगा था, कल इन्होंने चेंज करके यहाँ पर ये लगाया, इसका पीछे क्या होगा, इसका क्या मीनिंग निकलेगा। अपने मन में क्वेश्चन मार्क डालो और सीखो। तो मैं बहुत खाली सा आदमी था वहाँ, तो मैं जब रिहर्सल चलते रहती थी और किसी को जब बताते थे वो, तो मैं हबीब साहब के पीछे ही बैठा होता था और जो बोलते थे ना, मैं वो देखता था कि ये कैसा करवा रहे हैं, कैसे हमारे ठीक करा रहे हैं, ये कैसे बोल रहे हैं कि ऐसा घूमो, यहाँ आओ, इस तरीके से बात करो, ऐसा उठो, और उसका प्रभाव भी मैं देखता था कि वो जो पहले कर रहा था उसके जो हबीब साहब ने बताया उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा। तो मैंने जो है अपने से स्वाध्याय से हबीब साहब के काम को सीखा, जो मुझे लगता है कि मेरे काम में कहीं ना कहीं उसका कुछ असर अगर दिखता होगा या लोगों को पसंद आता होगा या कहीं कुछ अच्छा अगर मैं कर लेता हूँ, वो जो कुछ भी है वो हबीब साहब से सीखा हुआ है, मेरा उसमें कुछ नहीं। हर्ष जी सर, तुमने मुंबई की जर्नी के बारे में जो पूछा, मुंबई जाना मैं कोई प्लानिंग करके मुंबई नहीं गया था। जो भी थिएटर से जुड़े हुए लोग हैं या सिनेमा जाने में काम करने के लिए जाना चाहते हैं, उनको प्लानिंग से जाना चाहिए। जी सक्सेस के लिए प्लानिंग ज़रूरी है। बिल्कुल। मैं हबीब साहब के यहाँ से आया था और यहाँ पर
मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हुए उसके बाद मेरा एक मकान था जो किराएदार ने कब्जा करके रखा हुआ था, उसको खाली कराने में 1 आध साल लगा। जी मैं खाली बैठा हुआ तो सुभाष मिश्र उस समय इंदौर में थे। जी जी तो वो आए थे, उनकी बड़ी बिटिया होने वाली थी, भाभी की तबीयत थोड़ी ख़राब थी तो भाभी जा नहीं रही थी। जी वो अकेला इंदौर जा रहा था तो वो मेरे को बोला चल तू मेरे साथ इंदौर चल, वहाँ से बम्बई चले जाना, यहाँ रह के क्या करेंगे। मैंने भी सोचा यार कि चलो चला जाए, मैं भी बोर हो चुका था। तो मैं यूँ ही एक होलडाल ख़रीद के लाया, होलडाल जिसमें सोने जी, के जी। लिए इंतजाम होता है, बैग, हाँ स्लीपिंग बैग। जी तो और कुछ एक फ़ोटो खिंचवा लिया ऐसे जी जी ही स्टूडियो में, बिल्कुल। और जो है यहाँ से मैं उसके 15 एक कॉपी बना के सुभाष के साथ चला गया। सुभाष ने मुझे एक बस में बैठा दिया वहाँ से, इंदौर से, और वो बस मुंबई सेंट्रल में 3 बजे रात में पहुँची। पहली बार मुंबई जा रहा था, वहाँ मैं 3 बजे रात में उतरा, देखा कि मुंबई में तो पूरा गुलजार है मुंबई। जो वहाँ टैक्सियाँ खड़ी हुई थी उसमें लड़कियाँ बैठी हुई हैं। मैं चौंक गया। फिर मैंने पूछा कि मुझे यहाँ से ट्रेन से भाईंदर जाना है। भाईंदर में सोमेश अग्रवाल रहते थे, तो मैंने जो है पूछा तो बम्बई सेंट्रल पास में ही था, वहाँ से मैं सोमेश अग्रवाल के यहाँ चला गया। वो मुझे देखे, उन्होंने बोले कि तू यहाँ कैसे आ गया। बोले बोले मैं एक्टर बनने आया। बोले इतना मजाक है एक्टर बनने मुंबई में। बोले भैया आ तो गया हूँ। तो उन्होंने मुझे कुछ लोगों के फ़ोन नंबर दिए, थोड़ा गाइड किया उन्होंने, मैं शुरू किया। जी और थिएटर से मैं आया हुआ था, तो जब मैं हबीब साहब के साथ था जी तो हम लोग बड़ौदा में लक्ष्मी फिल्म स्टूडियो में थे। हाँ तो उसी दौरान जो है MS सत्थू आए हुए थे हबीब साहब के पास। उनकी लड़की अहमदाबाद में सुपुत्री जो है जी वो अहमदाबाद में पढ़ती थी, सीमा या शायद कुछ नाम था उनका। जी तो वो वहाँ जाने वाले थे, तो हबीब साहब ने उनको एक कंपनी देने के लिए मुझे बोला कि आप इनके साथ चले जाइए। मैं उनके साथ गया था, तो बीच में बात हो गई थी। मुझे पता लगा कि वो बम्बई में इप्टा के हेड हैं, तो मैंने अपने जुगाड़ जमा लिया था कि मैं बॉम्बे आऊँगा तो इप्टा में मुझे काम मिल जाए। तो मेरा एक परिचय जो है सत्थू जी से था। अच्छा अब शायद वो भूल गए होंगे, बहुत ज़माना हो गया, 41 साल की बात है। तो उस समय में जब मैं पहुंचा तो मैं इप्टा ज्वाइन करने के लिए जो है सांता क्रूज स्टेशन में खड़ा हुआ था। तो वहीं हमारे रायपुर शहर की एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी जो बम्बई में आज की तारीख में बहुत काम कर रही हैं डबिंग में, और उन्होंने एक्टिंग भी किया। उस समय वो जो है नादरा जी के यहाँ मुख्य अभिनेत्री थी। जी जी उनका नाम दिशी घई। अच्छा तो दिशी घई मुझे मिल गई सांता क्रूज स्टेशन में, और बोले कि यो कहाँ कैसे। मैं बोला ऐसा ऐसा है, मैं इसलिए आया। अरे बोले तू चल बाजी से मिलवाती हूँ तुझे एकजुट में। अरे मैं बोला मैं इप्टा जा रहा। बोले इप्टा में जाके क्या करोगे, वहाँ तो पहले बैक स्टेज से शुरू होता है, अभी थोड़ी काम मिल जाएगा बिल्कुल तुम चलो अच्छे एक्टर हो, वहाँ पर मैं मिलवा देती हूँ। तो वो मुझे लेके गई बाजी के यहाँ। वहाँ मैं गया तो उनका चरणदास चोर नाटक होने वाला था। उसमें एक शराबी या गंजेड़ी का कोई एक हाँ। जुआरी का एक किरदार था, जो उनका उसकी शूटिंग वूटिंग कुछ लगी हुई थी, वो आया नहीं था। अच्छा तो वो जुआरी का एक किरदार के लिए उन्हें कोई बंदे की ज़रूरत थी। उन्होंने बोला कि परिचय कराया। बोला तुम हबीब साहब के यहाँ काम किया हो तो तुमने चरणदास किया होगा। मैं बोला हाँ। तो बोले एक रोल है कर लोगे। बोला कोई भी रोल दीजिए मैं कर लूँगा। तो उन्होंने बोला जुआरी का रोल है करिए। मैंने बोला देखिए मैं करूँगा, मैं हिंदी में नहीं कर पाऊँगा, मैं भी छत्तीसगढ़ी में नहीं। तो मैंने किया। तो वहाँ पर बहुत सारे ये अपना रंगमंडल भारत भवन के भी कलाकार थे। जैसे छत्तीसगढ़ी निकला तो सब लोग छत्तीसगढ़ी बोलने लगे। फिर मैंने जब किया उसके बाद बाजी ने मुझे बोला कि इसको आप हिंदी कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, नहीं तो फिर भी चलेगा। और हम लोग जो है
ब्रेड बटर एक डायलॉग में बोलते हैं, है ना, और बीड़ी माकुर बर तो छोड़ दे, ऐसा करके उसमें डायलॉग है, उसको हम लोग ब्रेड बटर बोलते हैं, उसको ब्रेड बटर कर लो। हाँ। मैं स्टेशन में जाते जाते उसको हिंदी कर लिया, ट्रेन में वापस अपने घर जाते जाते आते आते डायलॉग कर लिया। दूसरे दिन शो था और पृथ्वी में ये मुश्किल से बम्बई गए मेरे जो है 10-15 दिन में मुझे काम मिल गया था। तो वहाँ पर जो है रिहर्सल चल रही थी जी। शो के पहले, तो अचानक बाजी का ध्यान गया मेरे ऊपर 6 बजे कि मेरा सीन नहीं हो पाया। वो मेन सीन में छोटा सा सीन है वो, हाँ। उन्होंने ध्यान दिया, अरे बोले तुम्हारा नहीं ले पाई, तो ऑडियंस का आने का समय हो गया है, चलो अगर आप चाहें तो एक बार कर लीजिए। बोला नहीं बाजी मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कर लिया है, अगर आप बोलेंगे तो मैं कर लेता हूँ। बोले नहीं, अगर कर सकोगे तो कोई दिक्कत नहीं, टाइम नहीं। अब मैंने शो किया, पहला शो हुआ, उसमें जो दर्पण मिश्रा जो है उसमें गुरु का रोल कर रहे थे, जी, जी। और दूसरे में BM व्यास थे, तो वो भी NSD के थे। वो दूसरे शो में वो आए, वो फर्स्ट लीड में थे और दर्पण मिश्रा सेकंड लीड में थे। तो वो आए तो उन्होंने बोला कि मेरे रूम में आए, तुम्हारे साथ करना है। मैं बोला हाँ, मैं जो भी डायलॉग बोलूँगा उसका आगे तो आप जमा लेना। एक बार हम लोग ऐसी ग्रीन रूम में बैठ के डायलॉग बोल लिया और शो बढ़िया हो गया। तो बाजी ने मुझे पैसे भी दिए उस शो के, जिसकी मैंने उम्मीद नहीं किया था, तो कुछ 500-100 रुपये रहे होंगे कन्वेंस के लिए। फिर मेरा वहाँ अच्छा रेपो बन गया। मुझे एक दलदल या कुछ ऐसे ही कुछ नाम था, वो प्ले सुरंग या दलदल ऐसा कुछ नाम था, जिसको राजेंद्र गुप्ता डायरेक्ट कर रहे थे। अच्छा। उसमें मैं काम कर रहा था, उसमें मैं सेकंड लीड में था, अखिलेश मिश्रा फर्स्ट लीड में था। और जो है वो बाजी जो है उसमें मेरी पत्नी का रोल प्ले कर रही थी। मैंने उसका रिहर्सल पर किया, शो नहीं किया। हाँ। तो वहाँ जब अखिलेश आए तो फर्स्ट जब कास्ट आ जाती है तो सेकंड कास्ट को छोड़ना पड़ता है। तो जैसे ही डायलॉग मेरा ख़त्म हुआ और सीन चेंज होने वाला था, तो बाजी ने बोला कि अब माने यहाँ से अखिलेश करेंगे और योग आप सेकंड कास्ट हैं तो आप बैठ जाइए। अखिलेश ने बाजी को बोला कि बाजी मैं आज नहीं कर पाऊँगा, इन्हीं को करना है। मैं किया, मैं जैसे निकला, मैं भी योग मिश्रा था, वो भी अखिलेश मिश्रा था। तो वो मुझसे बात करने लगा, कहाँ से आए हो, क्या है, तो बात हुआ। तो उसने बोला यार मैं इसलिए नहीं किया कि मैं जो सोच के आया था वो तो तुम कर रहे थे, मैं तुरंत क्या करता। ऐसा करके मेरे और अखिलेश की दोस्ती हुई। फिर हम लोग रूम में भी साथ में रहे। आज अखिलेश बड़ा कलाकार है फिल्म इंडस्ट्री का। जी जी। तो ये बात बताने का मेरा सिर्फ एक कारण है कि बिना तैयारी के बॉम्बे में, चाहे आप कितने बड़े भी अपने शहर के तुर्रम खा एक्टर हो, लेकिन कैमरे के सामने अभिनय करने की या कैमरे के सामने एक्टिंग करने की, आप थिएटर के आर्टिस्ट हैं, तो बिना तैयारी के नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि दोनों की एक्टिंग बहुत अलग है। इसका अनुभव मुझे हुआ जब मुझे वहाँ पर रोल मिला उड़ान में। उड़ान में जो मुझे रोल मिला वो भी बड़ा जो है उसकी भी एक कहानी है। अच्छा। मुझे पता लगा कि जो है उड़ान की कास्टिंग हो रही है, दूसरा फर्स्ट हो चुका था, है ना, 89 में फर्स्ट उसका सेशन हो चुका था। सेकंड सेशन का जो काम था वो 91 में शुरू होने वाला। तो उसमें एक रोल था ड्राइवर का। अच्छा। बहादुर सिंह ड्राइवर, जो कि जिसको लेके वो जो है एक डकैत को पकड़ने चले जाती है एक ड्राइवर के चक्कर में। लेकिन मैंने इतनी मेहनत की थी, मैं और उसमें पूरा सीन मेरा और कविता जी का ही था। लेकिन मैं बीमार पड़ गया तो फिर उन्होंने एक हवलदार को भी उसमें रखा, ऐड किया, भाग दौड़ के, भाग दौड़ नहीं पाया, क्योंकि मैं बहुत उसके लिए मेहनत किया था, एक्सरसाइज करके जिम में जाके पूरा मेहनत किया था। तो वो किस्मत की बात है कि आप कितना भी कुछ करो, कर लो आप, लेकिन अगर आपको किस्मत थोड़ा सा सहयोग ना करे, आप मेहनत तो ज़रूरी है, लेकिन किस्मत का अगर साथ ना हो तो आप कितने ही मेहनत कर लो, मेहनत तो जो है सबसे ज़्यादा मेहनत तो गड्ढे खोदने वाला करता है, लेकिन किस्मत साथ ना दे तो भी आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए थोड़ा
किस्मत से मैं कई जगह मारा गया। जैसे आज की बात है, मेरे शूट पे आना था, अब मेरे एक फुंसी निकल आई है, किस्मत की बात है। तो ऐसे बड़े, और ये हुआ कि उस समय मैं जब वहाँ गया था उस समय सिर्फ दूरदर्शन था। हाँ। और दूरदर्शन में 2 मेन सीरियल थे, दोनों लगातार आ रहे थे, दोनों में काम कर रहा था, एक मृगनयनी और एक उड़ान, और दोनों हिट सीरियल थे। बिल्कुल। तो इसलिए मुझे रायपुर शहर में थोड़ा लोग जानने लगे, क्योंकि आज के जैसे इतने सारे चैनल नहीं थे। बिल्कुल। एक ही चैनल था दूरदर्शन। उस समय 16-17 एपिसोड हाँ। उसमें था अपना उड़ान में। और मृगनयनी में तो जहाँ पर मान सिंह का दरबार लगता था, उस दरबार में बैठा रहता था क्योंकि मैं जो है मृगनयनी के भाई था जी। भलाई डायलॉग मेरे कम होते थे, लेकिन उस दरबार में मैं दिख जाता था कहीं ना कहीं। और एक जो है मेरा जो है मीटर डाउन रहता था, पैसे मिलते थे, पैसे ठीक ठाक मिलते थे, बिल्कुल। तो माने अच्छा खासा चल रहा था जी। है ना। तो ये पूरा माने ये जर्नी बताने का कोई औचित्य नहीं है। जर्नी बताने का और जर्नी में क्या तकलीफ है बताने का जब महत्व है जब आप बहुत बड़े आर्टिस्ट बन जाओ और उसके बाद अपनी जर्नी बताओ। मैं ना इतना बड़ा आर्टिस्ट बना हुआ हूँ, लेकिन एक फेलवर जो है, जो अपने जीवन में फेलवर है, जिसने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा कुछ हासिल नहीं किया है, वो सबसे अच्छा शिक्षक हो सकता है। वो आपको ये बता सकता है क्या नहीं करना है, क्या करना है। ये बताने के लिए तो शिक्षक बहुत मिलेंगे आपको, बिल्कुल। लेकिन मैं आपको बताऊंगा क्या क्या नहीं करना है। मैं आज भी मेरे साथ जो लोग काम करते हैं, मैं उनको यही बताता हूँ कि बेटा क्या नहीं करना है। क्या करना है तो आप सीख जाओगे। आपने जीवन में जिस समय पैदा हुए से अभी तक जो भी सीख रहे हो, शिक्षकों ने आपको जानकारी दी है, ज्ञान तो आपने हासिल किया ना, चलना आपने शुरू किया, आप अपने पैर में खड़े हुए। पिता ने तो सिर्फ ऐसा हाथ किया है और आप ठुमुक ठुमुक के चलते गए, इससे सीख लिया, बिल्कुल, है ना। तो गुरु, जो पहला गुरु तो आदमी स्वयं खुद है, खुद से सीखता है। सही बात। और अपनी गलतियों से सीखता है। कोई एक दिन में कोई आविष्कार नहीं होगा, 10 गलतियां किया होगा तब सीखा। हम क्या सोचते हैं कि जब कट होता है हमारी गलती है और हम नर्वस होने लगते हैं, जबकि कैमरा और सारा यूनिट लगा हुआ है कि आप अच्छा परफॉर्म करें। तो आपको जितने भी रीटेक हो रहे हैं, आपको नर्वस नहीं होना, ये मेरे को उस दिन समझना है। अगर आप नर्वस होंगे कैमरे के सामने, कैमरा फ्रेंडली नहीं होंगे, तो आप नॉर्मल नहीं दिखेंगे, सहज नहीं दिखाई देंगे, आपको अभिनय करना बहुत कठिन होगा। इसलिए नए जो कलाकार हैं उनको एक्टिंग क्या है, एक्टिंग सहज रहने की कला आपने सीख लिया तो आपको अभिनय करना आ गया। क्योंकि जैसी कैमरा शुरू होता है, डायरेक्टर का एक्शन सुनाई देता है, आदमी के हाथ पैर खुल जाते हैं, याद डायलॉग भी खुल जाता है। सही बात। लेकिन जैसे ही आप कैमरा फ्रेंडली हो जाते हैं, आपके लिए हंसी खेल हो जाता है। और थिएटर का आदमी अगर कैमरे की टेक्निक समझ ले तो उसके लिए जो है कैमरे के सामने एक्टिंग करना बहुत आसान हो जाता है, हंसी खेल। ये जो बच्चे सिनेमा देखते हैं और चाहे वो फिल्म में काम करें या ना करें, एक बार उनके मन में जरूर आता है हम हीरो या हीरोइन। हाँ। तो मेरी बेटी के साथ मैं घूम रहा था, उसने बोली पापा मैं हीरोइन बनना चाहता हूँ। बिल्कुल ठीक है बेटा, तुम्हें मालूम है हीरोइन बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। सुबह 4-5 बजे से उठ जाओ, 4 बजे योगा करो, जिम करो, एक्सरसाइज करो, है ना, डिक्शन पे काम करो, अपने वॉइस एक्सरसाइज करो, ये सब करो। इसने तुरंत बोला कि नहीं पापा ठीक है, मैं माने कि मीडिया ही ठीक है, मैं वही करूँगा। तो कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी है उसके अंदर, तो वो डायरेक्शन पे जो है करूँगी, उसके अंदर ये है कि मैं आगे चल के डायरेक्ट करूँगा। लेकिन किसी को भी जोर जबरदस्ती करके आप कुछ नहीं बना सकते। अगर आपके अंदर खुद से अगर चाव है ना, आपकी रुचि है, तो ज़रूर आप आगे बढ़ जाएंगे। हर आदमी इंडिविजुअल है और उसकी सोच भी जो है स्वतंत्र है, वो अपने बारे में क्या करना चाहता है। और मैं ज़बरदस्ती करूँगा तो न वहाँ तक पहुँच पाएगी ना कर पाएगी। अब जैसे मेरे पिताजी अगर मुझे ट्रेनिंग ही देते बचपन से ही,
कि जाओ तुम माने म्यूज़िक सीखने जाओ, तुम ये करने जाओ। तो मैं आज की तारीख में जो मुझे लगता है कि मैं जब थिएटर करता हूँ तो मेरा म्यूज़िक में थोड़ा मेरा हाथ तंग है, तो वो नहीं होता। जी सर। है ना। तो वो जो है शुरू से माँ बाप जैसे बच्चों को रुचि जान के अगर उसके रुचि के अनुसार उसको प्रमोट करते हैं तो उस बच्चे का करियर अपने फील्ड में, अपने चॉइस के फील्ड में बहुत अच्छा होता है। और जो विभीषिका आती हैं, जो महामारी आ गई, जो भी चीज़ें बीमारी जो हो गई, उस सब का जीवन में जैसा प्रभाव पड़ता है, लेकिन फिर भी जीवन रहता है। एक मर गया दूसरा पैदा होता है और वो जीवन चलता रहता है। उसी तरह रंगमंच भी जो है ना जीवित कला है, कि कभी नहीं मर सकती। और ये जरूर है कि इसका फॉर्मेट चेंज हो सकता है। जैसे एक ज़माना था जब यहाँ पर पारसी थिएटर था। पारसी थिएटर जो है एक तरह से व्यावसायिक रंगमंच था जी। वहाँ पारसी थिएटर जो है सेठ लोग चलाते थे, पारसी लोग, और जो है वहाँ पर पेमेंट दिया जाता था। बड़ी कंपनियाँ थी जो चलाती थी। लेकिन जैसे सिनेमा आया तो सारी पारसी थिएटर के कलाकार सिनेमा में चले गए। लोगों को लगा थिएटर गया, ख़त्म हो गया, लेकिन थिएटर फिर भी जिंदा है, आज भी जिंदा है। अब होना ये चाहिए कि जैसे कोविड के कारण जो है हम एक सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन नहीं कर सकते, फंक्शन नहीं कर सकते, तो हम कैसे माने प्रदर्शन कर सकते हैं, है ना। किस प्लेटफॉर्म में हम अपने नाटकों के प्रदर्शन कर सकते हैं, सोशल प्लेटफॉर्म। हाँ, तो इस पर हमको ध्यान देना पड़ेगा और इसको हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब तक माने कोविड का ये प्रॉब्लम है, ये नहीं सोचना चाहिए कि हम माने जो है इसका लाइव टेलीकास्ट कर दें थिएटर का, या माने कि जो है इसका शूट करके सोशल प्लेटफॉर्म में डाल दें तो रंगमंच ख़त्म हो जाएगा, रंगमंच के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये थोड़े टाइम के लिए है। उसके बाद जो मज़ा मंच में जीवित कला को जीवित तरह से देखने का जो आनंद है, वो जो है कैमरे में नहीं है। ये एक जो है थोड़े से समय का एक माध्यम हो सकता है, लेकिन एक परमानेंट जो है सलूशन ये नहीं है। मैं हबीब साहब के साथ 5 साल रहा, उनके काम को बहुत नज़दीक से देखा और उनका कला के प्रति नज़रिए को मैंने जो परखा। उन्होंने कला के किसी माध्यम को, चाहे वो सिनेमा हो, टेलीविज़न हो, या कला का कोई भी माध्यम हो, पेंटिंग हो, जो भी हो, राइटिंग हो, जितने भी कला के माध्यम हो, वो किसी को भी एक रंगकर्मी को नहीं करना चाहिए, परहेज करना चाहिए। ये मैंने उनको करते हुए नहीं देखा, इसलिए मैं भी नहीं करता हूँ। क्योंकि रंगकर्मी को तो ऑलराउंडर होना चाहिए, उसे सब कुछ आना चाहिए। जी बिल्कुल। और हबीब साहब जो है सिनेमा में भी काम करते थे, बिल्कुल, टीवी में भी उन्होंने काम किया, रंगमंच पे तो उनका नाम ही है। बिल्कुल। उन्होंने शायरी भी की, पोएट भी रहे, नाटक भी लिखे, तो हर विधा में पारंगत होना चाहिए एक रंगकर्मी को, क्योंकि रंगमंच में जो है सारी विधाएं समाहित हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए, और आपके आने वाले आगे के शो सबको भाई और जितने भी शो आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे और मेरे जैसे दर्शकों को आज आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, इसलिए आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू सर। आपका भी धन्यवाद, मुझे फिर से रिकॉल करने के लिए आपने मौका दिया, अपने जीवन की तरफ मुड़ के देखने के लिए और उसे फिर से स्मरण करने का जो अवसर दिया उसके लिए आपको भी। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात। गधा दौड़ो बिलैया दार खाई गई, दालो भी खाए गई, भातो भी खाए गई, दालो भी खाए गई, भातो भी खाए गई, रोटियन में दाग लगाई गई, गधा दौड़ो बिलैया दार खाई गई।